साथियों नमस्कार। फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अभी 2 अक्टूबर को हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले परम पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती मनाई है। मैं आप सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती का और जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले हम लोग के पूजनीय आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती की आप सभी को बधाई देता हूँ। साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने अपने टीम में मुझको लिया है, राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व मुझको दिया है। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित भाई शाह का और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 11 करोड़ की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में मुझको राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व दिया है। राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद प्रथम प्रयाग आगमन पर जिस तरह से कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयाग के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है और प्रयाग की जनता ने जिस तरह से अपना प्यार और आशीष दिया है, उसके लिए मैं प्रयाग की जनता को, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयाग के कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ इस बात का विश्वास भी दिलाता हूं कि यह सम्मान केवल मुझको नहीं मिला है, एक कार्यकर्ता के नाते यह सम्मान मुझको मिला है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह सम्मान दे के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रयाग, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसलिए एक बार पुनः राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यह असाधारण समय है। इस असाधारण समय में भी लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी के नेतृत्व में यह सदन चला और बहुत सारे विधायी कार्य हुए। यह मानसून सत्र अपने आप में कई विषयों में ऐतिहासिक है। जिस तरह असाधारण समय में देश की जनता ने, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, उन्होंने इस कठिन समय के समय देश और राष्ट्र और समाज की सेवा करने का काम किया। उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जनप्रतिनिधियों ने भी देश के लिए काम करने का अवसर मिला और इस असाधारण समय में हम लोगों ने काम किया। इसके लिए मैं अपने स्पीकर महोदय का भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस मानसून सत्र में एक नहीं अनेक ऐतिहासिक काम हुए हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सांसद होने के नाते मैंने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और क्षेत्र की, प्रदेश की और देश की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया। जब देश की पार्लियामेंट श्रमिक सुधार विधेयक पे कानून बनाने का काम कर रही थी, उस समय मैंने भी
उस डिबेट में हिस्सा लेते हुए देश में जो संविदा कर्मी हैं, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का काम है, इस पे भी मैंने सवाल उठाया और मैंने देश की पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री से, देश के श्रम मंत्री से मांग की कि 1992 में जब देश में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, उस दौर में से आउटसोर्सिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनियों ने काम शुरू किया, संविदा के नाम पे बहुत सारे कर्मचारी रखे गए। लेकिन आज इतने लंबे समय के बाद हमको देखने को मिल रहा है कि ये आउटसोर्सिंग कंपनियां देश के युवाओं का शोषण कर रही हैं, संविदा कर्मियों का शोषण हो रहा है। इसलिए मैंने देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर देश भर के आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के लिए और संविदा कर्मियों के लिए देश में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की। उसका आधार भी है, आउटसोर्सिंग में अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग नीति बनाते हैं और राज्य के अंदर भी जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनके द्वारा अलग अलग नीति बनाई जाती है, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में युवाओं का शोषण होता है। इसीलिए मैंने देश के प्रधानमंत्री जी से आउटसोर्सिंग और संविदा के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की। और यही नहीं, इससे पहले भी मेरे द्वारा आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों का विषय देश की पार्लियामेंट में उठाया गया था और उसमें राष्ट्रीय नीति बनाने की बात की गई थी। एक देश एक विधान है, तो इस देश के युवाओं के लिए भी एक विधान होना चाहिए। इसमें मेरी पुरजोर तरीके से मैंने सरकार से मांग की है और मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा कि इस देश में एक राष्ट्रीय नीति आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए और संविदा कर्मचारियों के लिए बने। साथ ही साथ एक सांसद के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते अपने क्षेत्र में घटित घटनाओं को लेकर भी मेरे द्वारा शून्य पहर में एक प्रश्न रखा गया। देश की सेनाओं में, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, उसमें अगर कोई भी सैनिक अगर सीमा पे शहीद होता है, सीमा पे अपने प्राणों की आहुति देता है या किसी आतंकवादी ऑपरेशन में अपने प्राणों की आहुति देता है, तो उनको शहीद का दर्जा है। लेकिन इन सैनिकों के साजो सामान के लिए जो सैनिक अपने प्राणों की आहुति देते हैं, नियम के अनुसार इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। मैंने देश की पार्लियामेंट में अपने लोकसभा के तहसील कुंडा के ग्राम कनावा में जो एक सैनिक इंजीनियरिंग कोर में कार्यरत है, जोशीमठ में कार्यरत था और जोशीमठ में बहुत अधिक हिमवर्षा होने के कारण रास्ता, आवागमन का रास्ता बंद हो गया। उस रास्ते की सफाई के लिए इंजीनियरिंग कोर ने पूरी ताकत से सफाई की। उस बीच रवि किशन को ठंड लग गई, जिससे वो बीमार हो गए, अंतोगत्वा उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मैंने रवि के परिवार से वादा किया था कि उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए मैं चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के रक्षा मंत्री हो, चाहे देश की पार्लियामेंट में हो, उनके बात को रखूंगा। और इस विषय को लेके मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, माननीय रक्षा मंत्री जी से मिला और शून्य काल में इस बात को पार्लियामेंट में भी रखने का काम किया। मुझको विश्वास है आने वाले समय में ऐसे सैनिकों को भी शहीद का दर्जा मिलेगा। साथ ही साथ मेरे द्वारा सरकार से यह सत्र मेरे लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि पहली बार मैं सरकार से 49 क्वेश्चन पूछा था, जिसका लिखित रूप से जवाब मुझको सरकार द्वारा दिया गया। और इस सत्र में देश में मैं 13वें नंबर पर हूँ। मुझसे पहले केवल 12, मुझसे ऊपर या आगे 12 सांसदों ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। जहां मैंने कार्रवाई में 100% हिस्सा लिया, वहीं पर संविदा कर्मी और
आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के विषय को उठाया, शून्यकाल में रवि सिंह का विषय को उठाया और सरकार से 49 प्रश्न किए गए और साथ ही साथ श्रमिक विधेयक पर भी मैं अपने बात रखने का काम किया। यह सत्र कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा भी इस सत्र में कुल 25 विधेयक पारित किए गए। 25 विधेयक पारित किए गए जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं। यहाँ पर मैं कुछ विधेयक का नाम लेना चाहूँगा। पहला विधेयक जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल। ये केवल एक कानून नहीं है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को बहुत लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का एक भावनात्मक विषय था। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके भावनात्मकता का सम्मान के साथ साथ देश के विकास के मुख्य धारा में भी जोड़ने का अवसर मिलेगा। दूसरा बिल पास हुआ दी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। साथियों, इस बिल जैसा बता रहा है, जो एनजीओ हैं वो फॉरेन से एफसीआरए के माध्यम से फंडिंग लेते हैं लेकिन सरकार को जवाब नहीं देना चाहते। इस बिल के माध्यम से सरकार ने ऐसे एनजीओ को जो फॉरेन से सहायता तो लेते हैं लेकिन सरकार को बताना नहीं चाहते, सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए यह बिल पास हुआ है। कुछ एनजीओ के द्वारा इसका विरोध किया गया। वे वही एनजीओ के लोग हैं जो पैसा जिस मद के लिए, जिस काम के लिए लेते हैं उसमें खर्चा ना करके देश में अराजकता फैलाने में, देश में अशांति फैलाने में उस पैसे का उपयोग करते हैं। सरकार ने यह निश्चित किया है कि विदेश से जब आप पैसा लीजिए तो जिस काम के लीजिए उसी काम पे खर्च करना होगा और साथ ही साथ आपने कितना पैसा लिया, किस काम के लिए पैसा लिया, वो आपको सरकार को बताना होगा। साथ ही साथ सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल पास किया, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य के स्थिति कोड बिल 2020 पास किया, औद्योगिक संबंध कोड 2020 पास किया, कराधान और अन्य कानून जो केवल आसाम पर लागू होते हैं उनको पास करने का काम किया। दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, इस बिल के माध्यम से जो बकाया बैंकों का एनपीए हो गया है, जो कुछ लोग पैसा बैंक से लेके देना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को पे ये कानून काम करेगा। तथा साथियों, आपने देखा होगा कि कोरोना संकट के समय सभी सांसदों ने स्वेच्छा से इस कोविड की लड़ाई के लिए अपने वेतन को 30% तक कम करने का प्रस्ताव किया था। ये भी बिल पार्लियामेंट में पास हो गया और साथ ही साथ इस तरह के 25 बिल पास हुए हैं। इनमें सभी बिलों का नाम लूँगा तो थोड़ा समय लगेगा। 3 बिल जो सबसे महत्वपूर्ण बिल है, एक तो किसानों को लेके है, दूसरा श्रम को लेके है, तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 का बिल है। ये तीनों बिल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो किसान से संबंधित 2 बिल पास हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल हैं और विपक्ष के द्वारा इसको लेके लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। उस बिल के संबंध में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि जो बिल में मुख्य चीज़ें हैं, वैसे आप जानते होंगे, फिर भी आज इस मन की बात में मैं उस बिल का उच्चारण करना चाहता हूं। इस मुख्य बिल के विधेयक का मुख्य प्रावधान है, यह विधेयक राज्य की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा। अर्थात अब हमारा देश का किसान किसी एक
मंडी में, किसी एक जिले में, किसी एक प्रदेश में अपने उपज को बेचने के लिए बाध्य नहीं है। वो जहाँ चाहे, जिस जिले में चाहे, जिस मंडी में चाहे, जिस प्रदेश में चाहे, अपनी शर्तों पे बेच सकता है। और जब वो एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बेचने का काम करेगा तो इसमें किसानों को अपने उत्पाद पे किसी प्रकार का मंडी शुल्क और ढुलाई का खर्च नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ यह बिल किसानों को, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं, वो इस सोशल मीडिया का लाभ उठा के ई ट्रेडिंग के माध्यम से देश के मंडियों में किस चीज़ का क्या भाव चल रहा है वो पता करके ई ट्रेडिंग भी कर सकता है, जहाँ चाहे जिस मंडी में अपना सौदा कर सकता है। इस बिल के माध्यम से किसान खरीदार से सीधे जुड़ेंगे, अब किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। यह बात हम आप सबसे छुपी नहीं है कि किस तरह से किसानों को बिचौलियों के माध्यम से उनका शोषण किया जाता है। इस बिल से जहां किसानों को मंडी मिलेगी, वहीं पर किसानों को अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, उपकरण और उन्नत किस्म के बीज भी मिलना तय है। साथ ही साथ इस बिल की एक विशेष बात और है, किसी भी विवाद की स्थिति में इसका निपटारा 30 दिन के अंदर किया जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा साथियों कि अगर किसान और व्यापारी में समझौता होता है और उस समझौते में किसी प्रकार का विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में उसका निर्धारण होगा। और इस बिल में मुख्य बातें क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसान के किसी गलती के कारण किसान को दोषित किया गया तो किसान पे किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, जबकि इसके उलट अगर व्यापारी की गलती होगी तो व्यापारियों को जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यदि किसानों पर कोई जुर्माना लगता है तो वो अपनी क्षमता के अनुसार उसका भुगतान किस्तों में कर सकेगा, जबकि अगर जुर्माना व्यापारी पे लगेगा तो उसको 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा भुगतान करना पड़ेगा। इसमें एक बात बताना और भी आवश्यक है कि केवल उपज का सौदा कर सकते हैं, कोई किसान चाह के भी जमीन का सौदा नहीं कर सकता। इसमें केवल और केवल उपज का सौदा होता है। इसलिए जो विपक्ष इस तरह का भ्रम फैला रहा है कि ये सारी किसानों की ज़मीन पूंजीपतियों के पास, बड़े आदमियों के पास, कंपनियों के पास चली जाएगी, ये सरासर गलत, झूठ और भ्रम है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस बिल में स्पष्ट प्रावधान है कि किसान केवल अपने उपज का ही सौदा करेगा और वो किसान पर अगर किसी प्रकार का दंड लगेगा तो उसके बदले में वो व्यापारी उसकी जमीन नहीं ले सकता। अब इस बिल के पास होने से किसानों को एक नहीं अनेक संरक्षण प्राप्त होंगे। किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी सेहत और मेहनत के अच्छे दाम मिलेंगे। साथियों, इस किसान बिल में बहुत सारी अच्छी बातों के साथ साथ होने के बावजूद विपक्ष भ्रम फैला रहा है। विपक्ष कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगी, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले भी मिलता रहा है, आज भी मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रम का प्रचार कर रहे हैं, फिर झूठ को विपक्ष प्रचार कर रहा है। कृषक और कृषि उत्पाद आदि पंजीकृत बाजार समितियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी, जबकि कानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी।
वहाँ पूर्वोत्तर व्यापार होता रहेगा। किसानों को मंडी के साथ अन्य स्थानों पर भी अपने उपज को बेचने का विकल्प प्राप्त होगा। फिर विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है कि अनुबंधित कृषि समझौतों में किसानों का पक्ष कमजोर होगा और कीमतों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। इस पे भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं, किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर सकता है, व्यापारी तय कर सकता है, क्षेत्र तय कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। फिर कहा जा रहा है कि छोटे किसान संविदा खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि प्रयोजक उनसे परहेज कर सकते हैं। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहले ही 10,000 FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गठन करने का निर्णय लिया है। तो जो छोटे छोटे किसान हैं वो मिलके अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं और उनको सरकार से हर प्रकार की सहायता मिलेगी। इसलिए ये भी विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है, झूठ है। फिर कहते हैं कि विवाद की स्थिति में कंपनियां लाभ होगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि विवाद की स्थिति में किसानों का पक्ष सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि यदि किसानों पर किसी प्रकार की पेनाल्टी लगती है तो वो किस्तों में देने के लिए स्वतंत्र है, और जबकि व्यापारियों पे अगर लगेगा तो एक मुश्त में देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर व्यापारियों में किसी प्रकार का दंड लगेगा तो उस दंड के बदले जमीन अगर व्यापारी चाहे भी तो कानूनी रूप से नहीं ले सकता। इसलिए यह कानून बहुत ही मजबूत है, किसानों को आज़ाद करने वाला है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, जबकि व्यापारियों को, उद्योगपतियों को अपना माल अपनी शर्त पे, अपनी रेट पे बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, तो फिर इस देश के किसानों को अपने उत्पाद को अपनी शर्तों पे बेचने की आज़ादी क्यों नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से यह विधेयक किसानों को देश के पुराने कानूनों से आज़ादी दिलाता है। अब इस कानून के पास होने के बाद किसान पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं अपने शर्तों पे बेचने के लिए अपने उत्पाद को। और इस बिल के माध्यम से किसानों को और एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म मिल रहा है, चाहे वो व्यापारी के हाथ बेचे, चाहे वो मंडी में बेचे, या चाहे सरकार को बेचे। जहां उसका मन करे, जहां उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिले, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। साथियों, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो आज किसान के नाम पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को इस देश में लागू नहीं किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में पहली बार अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुआ तो लागू किसी और ने नहीं किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और स्वामीनाथन आयोग स्पष्ट कहता था कि किसानों की लागत का 50% जोड़ के 1.5 गुना मूल्य तय करना चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करके उनके लागत का 50% 1.5 गुना मूल्य देने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों को मजबूत करने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, जिसके माध्यम से अब तक लगभग 95 लाख करोड़ रुपया लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे भेज चुके हैं। किसान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष का व्यवस्था की गई है। ये 1 लाख करोड़ से आने वाले समय में
किसानों के उपज को भंडारण करने के लिए गोडाउन, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, सिंचाई की व्यवस्था आदि चीज़ों की व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया। देश के 22.41 करोड़ किसानों का हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए। साथियों, सॉइल हेल्थ कार्ड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब किसान अपने ज़मीन की ताकत मालूम नहीं, उसको नाइट्रोजन चाहिए कि यूरिया चाहिए कि फास्फेट चाहिए, उसको मालूम नहीं है। खेत को चाहिए नाइट्रोजन और वो फास्फेट दिए पड़ा है। किसान को ज़मीन को आवश्यकता है फास्फेट की, वो यूरिया दे रहा है, जिसकी वजह से किसानों को अपने खेत का स्वास्थ्य जानने का अवसर मिला, जिसके कारण किसानों की बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में धन का बचत हुआ है। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो भी बंजर होने से बचेगी। किसान भाई इस बात को भली भांति जानते हैं कि अत्यधिक यूरिया फर्टिलाइज़र के उपयोग से लगातार भूमि बंजर हो रही थी, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की भूमि को, उपजाऊ भूमि को बंजर होने से बचाने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए कृषि यंत्रीकरण का बजट 1248 गुना बढ़ाया है। मैं फिर कहूँगा 1248 गुना। अब कोई किसान कृषि से संबंधित कोई यंत्र खरीदता है तो उसको पैसे की किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो सकती। इसके साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत की, जिसका परिणाम है कि अब यूरिया की कालाबाजारी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब किसानों को यूरिया के लिए रात रात भर जागना नहीं पड़ता, उनको लंबी लाइन कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता, अब उनको समय पर यूरिया मिलती है। साथियों, इन विधेयक से किसान, कृषि क्षेत्र, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगा, तो साथ ही किसानों, खेती किसानों में निजी निवेश की अपार संभावनाएं हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कृषि क्षेत्र में निवेश के अभाव में नई तकनीकी, नए यंत्र, उर्वरक, बीजें का बहुत घोर संकट था। लेकिन अब इस बिल के पास हो जाने के बाद जहां पर किसानों को अपने उत्पाद को अपनी शर्त पे बेचने का अवसर मिलेगा, वहीं पे नई नई तकनीक और नए नए बीज निवेश के माध्यम से आएंगे। साथियों, ये किसानों के नाम पे हरियाली आंसू बहाने वाले लोगों ने कुछ किया नहीं है। इस बिल के माध्यम से जहां एक तरफ हम आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान का सपना साकार करेंगे, इस बिल का उद्देश्य आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर कृषि की स्थापना करना है। यह देश ऋषि और कृषि परंपरा का देश है। बिना ऋषि और कृषि को मजबूत किए इस देश को मजबूत नहीं कर सकते। अगर इस देश को मजबूत करना है तो कृषि को भी करना पड़ेगा और ऋषि को भी करना पड़ेगा। इसलिए यह बिल अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं कुछ डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं। गेहूं की एमएसपी में 50 रुपया प्रति कुंटल की वृद्धि करके अब 1975 रुपया प्रति कुंटल, चना में 225 रुपया प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत 5100 रुपया प्रति कुंटल, मसूर में 300 रुपया प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत 5100 प्रति रुपया कुंटल, जौ में 75 रुपया प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत 1600 रुपया प्रति कुंटल, कुसुम में 112 रुपया प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत 5327 रुपया प्रति कुंटल हो गया। साथियों, मैं यहाँ पर इन घड़ियाली आंसू बहाने वालों से उनका काला चिट्ठा आपके सामने रखना चाहता हूँ।
जो कांग्रेस के लोग या किसान को भ्रमित करने वाले लोग हैं, उनका मैं काला चिट्ठा आपके सामने रखना चाहता हूँ। जहाँ 2015-16 में धान का मूल्य 1410 रुपया था, आज 2021 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 1868 रुपया कर दिया। आप देखिए कै गुना वृद्धि हुई है। 15-16 में जहां गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1525 रुपया था, वहीं पर 19-20 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपया हो गया। मूंगफली का 15-16 में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 4030 रुपया था, वो 5090 हो गया। सोयाबीन का जो 15-16 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपया था, अब 20-21 में 3880 रुपया। चना का 15-16 में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 3500 रुपया था, अब 19 और 20 में 4875 रुपया हो गया। साथियों, हमने केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य ही नहीं बढ़ाया है। अब मैं बताना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार जब थी तो 2009 से 2014 के बीच में 5 साल में उन्होंने पूरे देश में 2494 लाख मैट्रिक टन की धान की खरीद की थी और रुपया खर्च किया था 2,88,770 करोड़ रुपया। वही जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनती है, तो 2014 से 19 5 साल में हमने 2,790 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का काम किया और रुपया खर्च किया 4,34,788 करोड़ रुपया, यानी लगभग दुगना। या इनसे पूछा जाना चाहिए कि हमने केवल न्यूनतम समर्थन का मूल्य नहीं बढ़ाया, बल्कि उनकी खरीद भी दुगनी की है। यही स्थिति गेहूं में है। गेहूं में यूपीए सरकार 9 से 14 के बीच में मात्र 1395 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदी थी और 1,68,000 रुपये खर्च किए थे। और उसे 5 साल 2014 से 19 में हमने 1457 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का काम किया और 2,27,000 करोड़ रुपए खर्च करने का काम किया। अगर यहीं पर मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में 2009 से 14 के बीच जहां समाजवादी पार्टी की सरकार ने मात्र 79 लाख टन खरीदा था, वहीं पर 2014 से 2020 के मध्य उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 226 लाख टन 226 लाख टन धान का खरीद किया। ये लगभग 3 गुने के बराबर है। इस संख्या रिकॉर्ड वृद्धि है। 2019-20 में जहां पर यूपीए सरकार में किसानों के लिए कृषि बजट मात्र 1200 करोड़ रुपया था, 2020 और 21 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि बजट 1,34,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। इसके अतिरिक्त कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 1 लाख रुपए करोड़ अलग से देने का काम किया गया है। और किसानों को समृद्ध करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों को लगभग 93,000 करोड़ रुपए दिया गया। कोविड के दौरान पीएम किसान के अंतर्गत लगभग 9 करोड़ किसानों को 38,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। जैसा कि मैं पहले भी बताया, जो छोटे जोत के लोग हैं उनके लिए 10,000 FPO बनाना है, जिस पर सरकार 6,850 करोड़ रुपए खर्चे करने जा रही है। साथियों, कुछ लोग फसल बीमा योजना का हाथ उड़ाते थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में किसानों से 17,500 करोड़ रुपया
हमने प्रीमियम के रूप में उनसे वसूला और इसके बदले किसानों को 77,000 करोड़ रुपया का दावों का भुगतान किया। अब मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो फसल बीमा योजना के खिल्ली उड़ाते थे, आप कल्पना कीजिए, या 77,000 करोड़ रुपया जो हमने दावा के किसानों को जो दावा था उसका भुगतान किया है। अगर ये पैसा किसानों के पास नहीं जाता तो किसानों को जो नुकसान होता, किसानों की कमर टूट जाती। और हमने अभी किसानों को समृद्धि के लिए किसान रेल सेवा की, किसान रेल प्रारंभ किया है और आने वाले समय में किसान उड़ान भी हम लोग चालू करेंगे। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों को सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 21 लाख किसान पंजीकृत हो चुके हैं, जिनको 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलेगी। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पंजीकृत कराना चाहिए, जिससे कि हम किसानों को उनके काम करने की आयु समाप्त हो जाए तो सम्मानजनक जीवन जिए, उसको सरकार की तरफ से पेंशन मिले। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि ये किसान, ये वही लोग हैं, ये कांग्रेस के वही लोग हैं, सत्ता के वही लोग हैं जो लंबे समय तक किसानों का शोषण करते रहे, किसानों को वोट बैंक की रूप में उपयोग करते रहे और किसानों की केवल और केवल बात करते रहे, लेकिन किसानों को कभी समृद्ध नहीं होने दिया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 सालों में जिस तरह से किसानों के लिए एक नई अनेक योजनाओं की शुरुआत की है और किसानों को समृद्ध करने का काम किया है, निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। और देश भर का किसान इस बात को भली बात जानता है कि पिछले 6 सालों में, चाहे किसान फसल बीमा योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे अनेक योजनाएं हों, जिनके माध्यम से किसान को मजबूत किया गया है। मैं एक बार फिर पुनः दोहराता हूं कि यह कृषि और ऋषि परंपरा का देश है। बिना किसान को मजबूत किए इस देश को मजबूत नहीं किया जा सकता। साथियों, एक सांसद के नाते मैं हर बार मन की बात में मैं क्या क्या किया हूँ इस पे ज़रूर थोड़ी सी बात अपना कहना चाहता हूँ। जहाँ पर वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से 11 सितंबर को प्रतापगढ़ की दिशा की बैठक में मैंने भाग लिया, वहीं साथियों मैं तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली स्थित राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ICR का भ्रमण कर यह जानने का प्रयास किया, क्योंकि कौशाम्बी लोकसभा में केला बड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन किसानों को केवल केले का पैसा मिलता है, बाकी चीज़ें उसकी खराब हो जाती है। मैं यह जानने के लिए कि केले का क्या क्या उपयोग हो सकता है, देश में इकलौता राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचि तमिलनाडु का मैंने दौरा किया। वहाँ पे मैंने जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, और जब मैं वहाँ पर गया तो ये देख के मैं आश्चर्यचकित रह गया कि केले से लगभग 50 प्रकार की चीज़ों का बनाया जा सकता है। चाहे केला का तना हो, चाहे केला का पत्ता हो, चाहे केले का फूल हो, चाहे केला खाने के बाद छिलका हो, और चाहे डंठल हो, उन सभी चीज़ों से अचार है, चिप्स है, नमकीन है, और यहाँ तो यहाँ नेचुरल यार्न बनाने की अपार संभावनाएं हैं, जिसका देश और विदेश में बहुत बड़ी मांग है। मैं लगातार राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र के संपर्क में हूँ और आपका स्नेह और आशीर्वाद मिला तो मैं केवल उस अनुसंधान केंद्र के माध्यम से यहाँ पे किसानों के केले के अतिरिक्त जो चीज़ें बन सकती हैं उसकी ही बात नहीं, बल्कि
केले की नस्ल कैसे ठीक हो, किसानों को कम लागत पर कैसे उपज मिले, कम से कम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे मिले, अच्छी तकनीक कैसे मिले, पैदावार कैसे ज़्यादा हो, उसको बढ़ावा देने के लिए मैं लगातार संपर्क में हूँ और मुझको आशा और पूर्ण विश्वास है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की आय को दोगुना करने का सपना देखा है, मैं कौशाम्बी की धरती पर इसको लाने का प्रयास करूंगा। अगर आपके स्नेह और आशीर्वाद से इसको लाने में सफल रहा तो साथियों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि कौशाम्बी जनपद ही नहीं, प्रयाग, फतेहपुर, प्रतापगढ़ आसपास के जनपद में केवल केले की नस्ल ही नहीं सुधरेगी, बल्कि केले से बनने वाले अन्य उत्पादों को भी शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से किसानों की आय भी दुगनी होगी और जो बेरोजगार युवक हैं उनको भी रोजगार का अवसर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो स्वयं सहायता ग्रुप है, जो स्वयं सहायता ग्रुप में हमारी माताएं और बहनें काम करती हैं, उनको भी एक रोजगार का अवसर मिलेगा। साथियों, अपनी सरकार अपनी कार्यविधि देने के बाद इस कालखंड में पिछले 1 महीनों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अनेक ऐतिहासिक काम करने का काम किया है। ये बात किसी से छुपी नहीं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। यहाँ पर युवाओं की संख्या बड़ी है। पूर्ववर्ती सरकार के नीति के कारण यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं पनपे और उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अब किसी भी उद्योग को लगाने के लिए पहले 43 लाइसेंस लेने पड़ते थे, 43 प्रकार की एनओसी लेना पड़ता था, 43 विभागों का चक्कर लगाना पड़ता था। आदरणीय योगी जी ने अब निर्णय लिया है कि इनकी एनओसी की संख्या ही नहीं घटाई जाएगी, बल्कि उनको एक स्थान पर भी सभी प्रकार की एनओसी मिले, वो संख्या घटा के 21 कर दी गई है और सभी को एक स्थान पर मिलेगा, जिससे प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और उद्योग बढ़ेगा तो अपने युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। देश में सबसे अधिक 1.5 लाख से ज़्यादा कोविड पेशेंट हैं और ये अगर हुआ है तो आदरणीय योगी जी के अथक प्रयास से हुआ है। देश में उत्तर प्रदेश अकेला प्रदेश है जिसने देश में सबसे ज़्यादा जांच करने वाला राज्य है। लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा जांच किया गया है। यह देश में पहला प्रदेश है जिसने इतनी बड़ी संख्या में जांच की है, लेकिन इसके बावजूद जांच भी जारी है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश में मृत्यु दर बहुत कम है और रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को देखते हुए सभी विभागों को निर्देश दे दिया गया है कि 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। और सबसे बड़ी बात साथियों, मुंबई फिल्म सिटी जिसके आय का 90% हिंदी सिनेमा से आता है, लेकिन 90% दर्शक कहिए या करदाता कहिए उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, लेकिन कर के रूप में उसको कुछ नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने घोषणा की है और उसका काम भी शुरू हो गया है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बने और ये विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनेगा। इसके माध्यम से जहां पर अपने क्षेत्रीय कलाकारों को अपनी कला का दिखाने का अवसर मिलेगा, अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा, वही रोजगार के बहुत बड़े अवसर मिलेंगे, जिसके माध्यम से हमारे नवयुवकों को भी रोजगार मिलेगा। साथियों, मैं इस मन की बात में अंतिम में हमेशा जो इस कार्यक्रम में साथी जुड़ते हैं
उनके सुझाव भी पढ़ता हूँ, उनकी शिकायत को भी सुनने का काम करता हूँ। पिछली बार लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में बहुत सारे मेरे मित्र जुड़े हुए थे और उन लोगों के द्वारा अनेक प्रकार के शिकायत और सुझाव दिए गए हैं। अपने संदीप जी हैं, संदीप त्रिपाठी जी, उनका कहना है कि जीटीबी पहुंच गए। संदीप जी, आपकी बात पूर्णतः सत्य है, लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि केवल अपने देश की जीडीपी नहीं गिरी है, कोविड से प्रभावित 150 से ज़्यादा देशों की जीडीपी बहुत नीचे चली गई है। लेकिन आपने कल परसों पेपर में पढ़ा होगा कि अब जीडीपी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। प्रिंस यादव लाल गोपालगंज से लिखते हैं कि सांसद जी मन की बात नहीं, काम की बात कीजिए। लालगंज की सड़क पर वो एक बार देख लो, आप जीडीपी के बारे में क्या कहेंगे, आप रोजगार के बारे में क्या कहेंगे आप। मैं निश्चित रूप से अवसर लगा के लाल गोपालगंज की जो सड़क है उसको देखूंगा भी। आपसे निवेदन है कि आप एक एप्लीकेशन लिख के मुझको भेज दें। जीडीपी के बारे में बता दिया, और जीडीपी जब गिरती है तो रोज़गार भी घटते हैं। अब धीरे धीरे जीडीपी बढ़ रही है तो आगे भी सब चीज़ें बढ़ेंगी। राहुल पांडे जी ग्राम सभा पींग तहसील कुंडा से लिखते हैं कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण हुए 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक लाइन चालू नहीं हुई। राहुल जी, आप चिंता मत करिए, आज ही मैं आपका उस दिन जब लिखा था उसके उपरांत मैंने उनको बोला है तत्काल चालू करेंगे। संदीप त्रिपाठी जी लिखते हैं पहले जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी अब बंद हो गई, उनको चालू करवा दीजिए। खिलौना ना बनवाओ, बांसुरी बजेगा, जो करना है होगा, सब कर लीजिए, सरकारी उपकरणों को बेचा जा रहा है। संदीप जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जो देश के टैक्स पेयर हैं उनके पैसे से खाते पे चल रहे जितने उपक्रम हैं उनको तनख्वाह हम कब तक देंगे। हम उनको बेच नहीं रहे हैं, हम बेच के बंद नहीं कर रहे हैं, हम उसमें निवेश के लिए आकर्षित कर रहे हैं। उसमें निवेश आए, नई नई तकनीकी आए, कर्मचारियों की छटनी बंद हो और देश की जीडीपी और देश के रोजगार में योगदान हो, इसके लिए उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपकी बेचने वाली बात ठीक नहीं है। इंद्रसेन सिंह जी लिखते हैं ओबीसी एससी एसटी को न्याय मिलना चाहिए। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश में एससी एसटी और ओबीसी के लिए अनेक प्रकार के काम किए हैं। चाहे ओबीसी के लिए आयोग बनाने की बात हो, चाहे एससी एसटी एक्ट मजबूत करने की बात हो, और चाहे स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से देश के सभी ब्रांचों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि देश की 1.25 लाख ब्रांचें, प्रत्येक ब्रांच अपने एरिया में एक एससी एसटी और एक ओबीसी को, एक महिला को उद्यमी बनाएंगे। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती आप देखा है कि किस तरह से पारदर्शिता के साथ बिना किसी भ्रष्टाचार के हमने पूरी किया है। सुरेंद्र कुमार गांव चिल्लाफाबाजी, ये मेरा खुद का गांव है। उन्होंने लिखा कि 200 मीटर इंटरलॉकिंग बहुत ज़रूरी है। आप ठीक कह रहे हैं कि इंटरलॉकिंग, लेकिन थोड़ा सा सरकार के पास पैसे का संकट है, हम लोग इसको करवाएंगे। पहले भी चिल्लाफाबाजी में हमने एक पंचायत घर देने का काम किया, वहाँ पर सभी को स्ट्रीट लाइट देने का काम किया है। विकास सेन चिकवा गाँव, वो अपने गांव में रोड देखने के लिए हमको बुला रहे हैं। विकास जी, आपसे निवेदन है कि मैं अवसर मिलेगा तो आऊँगा, तब तक आप एक एप्लीकेशन लिख के भेज दीजिए जिससे कि मैं उस रोड को बनवा सकूं। क्योंकि साथियों, आप भी समझ रहे हैं पूरी लोकसभा में 800 ग्राम सभा है, 2000 से ज़्यादा बूथ है, सब जगह एक साथ पहुँचना संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं सब जगह पहुँच रहा हूँ। आने वाले समय में किसान पंचायत के माध्यम से मैं आपसे संपर्क करूंगा, आप लिख के भेजिए, उसको करवाया जाएगा। राजेश मौर्य जी, गांव दुबना मजरा रामपुर बनोटा पोस्टदारा नगर,
उन लिखते हैं कि उनके घर के सामने का रास्ता पूरी तरह खराब है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक आप प्रार्थना पत्र आप लिख के भेज दीजिए। विष्णुदत्त पांडे जी, ग्राम सभा बदेसर, मंझनपुर। पानी की किल्लत है। मैं यहाँ पे आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। पानी की किल्लत है, बात सही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 2024 तक हर घर को जल से नल दिया जाएगा। जब अभी सूची बनना शुरू होगा तो मेरी प्राथमिकता आपके गांव की रहेगी। कंचन कुमार जी लिखा है, रोजगार के उपाय करें, कंपनी लगाएं, लोगों को रोजगार दें, हम दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। निश्चित रूप से कंचन जी आप ठीक करें। पूर्ववर्ती सरकारों के कुनीतियों के कारण यहाँ का युवा, यहाँ का श्रमिक, यहाँ का तकनीकी रूप से सक्षम युवा दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने के लिए मजबूर है। यहाँ पे रोजगार से संबंधित बहुत सवाल उठाए गए हैं। निश्चित रूप से सवाल उठाना भी चाहिए। मैं साथियों इसके माध्यम से आपको बताना भी चाहता हूँ कि प्रदेश में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे बेरोजगार नहीं है, जहाँ पे युवा बेरोजगार नहीं है। और इस बेरोजगारी का कारण केवल और केवल 6 साल की मोदी सरकार और 3.5 साल की योगी सरकार नहीं है। इस प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही कुनीतियों के कारण एक बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम रोजगार के लिए एक आयोग बनाने जा रहे हैं, जिससे सबको रोजगार दिया जा सके। आपकी पीड़ा जायज़ है। हम निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार सबको रोजगार का अवसर उपलब्ध कराए और सबको रोजगार अपने ही प्रदेश में मिले। किसी प्रवासी श्रमिक को घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के अपने परिवार को जाना ना पड़े। यशन मौर्य जी लिखते हैं, सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कौशाम्बी में प्लेसमेंट करवाएं। आपका सुझाव बहुत सकारात्मक है। मैं कुछ कंपनियों से बात करता हूं और पॉलिटेक्निक के मैनेजर से, प्रबंधक महोदय से और प्रिंसिपल से भी बात करता हूं कि अपने स्तर पे वो कंपनियों को भी अपने यहाँ निमंत्रण करें। ठाकुर अमर प्रताप सिंह लिखते हैं कि टोडी का पुरवा का रोड कब बनेगा, आप लिख के भेजिए। प्रयास किया जा रहा है। सौरभ पांडे, भैया लाइट कम आ रही है अधिगवा में, इसकी भी चिंता हम लोग करेंगे। आर के मिसाल बस्ती तालाब बिरौचा की रोड बनवाने का कष्ट करें। कि जितने लोगों ने रोड, लाइट, बिजली की बात की है, सबसे मेरा निवेदन है कि एक प्रार्थना पत्र लिख के, मैंने पिछली बार भी कहा था कि मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है इन्हीं सब कामों के लिए। वो नंबर मैं पुनः दोहराता हूँ, 912 00 87 934 912 00 87 934। इस पर प्रार्थना पत्र लिख के भेजें, इसकी चिंता की जाएगी। जय सिंह यादव जी लिखते हैं, समस्या नहर में कई वर्षों से किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा। आपसे भी निवेदन है, लिख के भेजिए, पानी की व्यवस्था की जाएगी। कौशाम्बी लोकसभा के लगभग सभी नहरों में इस बार पानी आया है और टेल तक आया है। ये बात मैं नहीं, किसान के द्वारा कहा गया है। आपके यहाँ अगर नहीं पहुंचा है तो निश्चित रूप से बताइए। पंडित सदगुण मिश्रा जी लिखते हैं, सबसे पहले धनगढ़ की गुंडई बंद कराएं। अब इस पे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बताएं। वैसे वो धनगढ़ की जब 1-2 बार समस्या आई थी तो मेरे द्वारा फ़ोन करके पुलिस भेजा गया था और FIR भी दर्ज करवाई गई है। सौरभ शर्मा लिखते हैं, पूरा गुलाब नूर करई कौशाम्बी से, हमारा लाइट की परेशानी है। आपको लाइट की जब परेशानी लिखें तो स्पष्ट ये भी लिखें कि विद्युतीकरण की आवश्यकता है या जर्जर तार बदलने की आवश्यकता है या सरकार द्वारा घोषित लाइट कम आ रही है इसकी समस्या है या क्षमता वृद्धि है। जो समस्या है उसको स्पष्ट रूप से अलग लिखना पड़ेगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। धर्मेश कुमार जी लिखते हैं कि लाला बाजार से लेकर ढीवा चौराहा मानीपुर तक रोड बनाने की कृपा करें। अभी आपने देखा होगा पिछले महीना मैंने निरीक्षण किया था और इंस्ट्रक्शन दे के आया हूँ। लाला बाजार वाली रोड, लाला बाजार से मानिकपुर रोड पे काम लगा है, वो शीघ्र ही पूरा होगा। उमा शंकर सोनकर लिखते हैं पंपौर ईदगाह से, लिखते हैं हमारे यहाँ बिजली कम आ रही, खंभे नहीं है, तार नहीं है, उसका कीजिए। निश्चित रूप से इसको किया जाएगा। ओम प्रकाश बाबागंज से लिखते हैं, वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षक को 6 माह का वेतन नहीं मिल पा रहा है। ओम प्रकाश जी,
वित्त विहीन शिक्षकों को द्वारा मुझसे समय मांगा गया है। संभवतः आज मुझसे इस कार्यक्रम के बाद वो लोग मिलने वाले हैं। उनकी बात सुनने के बाद मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और जिससे भी बात करने की आवश्यकता पड़ेगी या जो प्रतिनिधि मंडल आ रहा है जो वो बताएंगे, जिनसे मिलने से उनका काम हो सकता है, निश्चित रूप से प्रयास करूँगा। आगे दिवेंद्र सिंह कोटाली पश्चिम से लिखते हैं, सर एक कंप्लेन है कि वो अपनी दीवार बनाना चाहते हैं, एक व्यक्ति बनाने नहीं देता। देवेंद्र जी आपकी व्यक्तिगत समस्या है, इसको लिख के दीजिए, मैं दिखवाता हूँ। मिथिलेश मौर्य जी लिखते हैं कि लाइट का खंभा, लिखते हैं कि सिराथू विधानसभा के रामपुर बरनावा मजरा में अभी तक लाइट का खंभा नहीं पहुंचा है। तो मेरा निवेदन है मिथिलेश जी कि आप थोड़ा स्पष्ट लिख के बताइए कि विद्युतीकरण हुई है कि नहीं हुई। नहीं हो तो लिख के भेजिए, तो कराया जाता है। अमित कसेरा, ग्राम शमशाबाद, जो मेरा आदर्श गांव है, उस पर लिखते हैं कि गांव को थोड़ा देखना चाहिए। आदर्श गांव में मैंने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, पानी की टंकी की, सभी रोडों का, विद्युतीकरण का सब काम हो गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो उस काम को बताना चाहिए। ऐसे क्या समस्या है समझ में नहीं आती। धीरेन्द्र कुमार जी लिखते हैं कुंडा मानिकपुर के बीच में ITI कॉलेज चाहिए। आप धीरेन्द्र जी, आप निश्चित रूप से एक आपने आम जनमानस के लिए, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की मांग की है। मैं इसको निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से लिख के मांगता हूँ। साथियों, ये मन की बात अपने अंतिम दौर में है। इस पे दो बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। एक बात तो ये, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि अभी 3 तारीख को दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग का उद्घाटन किया है। यह सुरंग इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश के इंजीनियरों ने, हमारे देश की तकनीकी क्षमता इतनी बढ़ गई है कि हम दुनिया का बड़ा सा बड़ा काम कर सकते हैं। ये उसी का प्रमाण है। और साथ ही साथ इस सुरंग के बन जाने के बाद अब हमारे सीमाएं और सुरक्षित होंगी। सीमा पर सैनिकों के लिए साजो सामान और रसद पहुंचाना पहले की तुलना में आसान होगा। अगर कहा जाए दूसरे शब्दों में तो हमारी सेना सीमाओं पे पहले से ज़्यादा और मजबूत होगी। और देश की आन बान और शान में अगर कोई गुस्ताखी दिखाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जो लगातार सेनाओं को, चाहे साजो सामान की बात हो, चाहे सीमा पर अपनी पहुंच की बात हो, चाहे सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, हम लगातार मजबूत हो रहे हैं। और देश और दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि भारत की आन और बान और शान में अगर किसी ने गुस्ताखी दिखाने का काम किया तो उसको करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अंत में साथियों, इधर विगत कुछ दिनों में अपने प्रदेश में और देश में कुछ घटनाएं झकझोर देने वाली हुई हैं, हमको शर्मसार कर देने वाली है। हम लोगों का मस्तक सर झुकाने वाला है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस पर भी कुछ लोग राजनीति करते हैं, उस पर भी कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, वो घटना हमको शर्मसार करती है, हमारा मस्तक झुकाती है। हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जिसने संकल्प लिया है कि बेटी को बचाना भी है, बेटी को पढ़ाना भी है, बेटी को बढ़ाना भी है। लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि घटनाओं पे राजनीति करते हैं।
हाथरस की घटना हो चाहे राजस्थान की घटना हो, वो शर्मसार करने वाली है, वो पीड़ा देने वाली है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दल उस पर भी राजनीति करते हैं। मैं इस पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देश की बेटी बेटी है, उसको भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक पूर्ति के लिए जातियों में मत बांटो। चाहे वो हाथरस की बेटी हो चाहे राजस्थान की बेटी हो, वो हमारा मान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है। इस पे किसी प्रकार की घटना का हम निंदा करते हैं और इस ऐसी घटना ना घटे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हमको समाज में ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां हमारी बेटी सुरक्षित भी रहे, हमारी बेटी पढ़े भी, हमारी बेटी पढ़े भी। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इस देश में हैं कि बेटियों को भी जात में बांटना चाहते हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बेटियों से जुड़े घटना पे, बहन बेटियों से जुड़े घटनाओं पर उसको जातियों के रूप में, जातियों के चश्मे से देखना बंद करो। बेटी बेटी है, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी प्रदेश की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, उसको सुरक्षित वातावरण हमको देना चाहिए जिससे हमारी बेटियां बचें भी, हमारी बेटियां पढ़ें भी और हमारी बेटियां बढ़ें भी। और मैंने एक ट्वीट के माध्यम से अपना रोष व्यक्त किया था। मैं फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी ने एक संवेदनशील सरकार की तरह, एक जिम्मेदार सरकार की तरह लगातार काम किया है और कल उन्होंने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। मैं पुनः आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं और आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि पीड़िता को न्याय और जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। ये योगी और मोदी की सरकार है, इसमें कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग हाथरस की बेटी के विषय में उनका सोचने करने का पैमाना और तरीका दूसरा है, राजस्थान में बेटी के साथ हुए अन्याय को देखने का चश्मा और पैमाना दूसरा है। साथियों, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बंद होना चाहिए। बेटियों के मान सम्मान पे राजनीति बंद होना चाहिए। ये राजनीति की इस पे नहीं होनी चाहिए। बेटियों को न्याय मिले, बेटी कहीं की हो, बेटी हमारी है, वो कैसे सुरक्षित रहे, कैसे पढ़े, कैसे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, ये चिंता हम सब की होना चाहिए। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इस सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से माध्यम से जुड़े हुए अपने सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और ये आशा और उम्मीद करता हूँ कि आगे और बड़ी संख्या में हम लोग जुड़ के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।